हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि। आज मैं नोट्स लेकर आई हूँ ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स चैप्टर 1 का। 2-3 दिन से मैंने वीडियो अपलोड इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरी अब बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं थी। मुझे जुकाम बहुत तेज था, अभी भी सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी आप अपलोड अपन कंसिस्टेंटली करेंगे। तो इस वीडियो में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ ताकि एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए और आपको नोट्स मतलब समझ में भी आ जाए। जो अपन फर्स्ट पेज देख रहे हैं उसमें क्या है कि तो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 फेज थे, अर्ली, मैच्योर फेज, वो बता दिए थे। ये बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको मतलब हेल्प करेगा कनेक्टिविटी बिठाने के लिए। फिर क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली थी तो वो भी मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, जो बिगनिंग टॉपिक है वहाँ से अपना एनसीईआरटी का मेन थीम स्टार्ट होता है। तो जो अर्ली सेटलमेंट था वहाँ के प्रोफेशंस क्या थे, सेटलमेंट क्या था, मैप के थ्रू मैंने ये भी बता दिया कि अर्ली हड़प्पा था, उसके कौन कौन से मेन सेटलमेंट्स थे तो वो मैंने बता दिए, जैसे कोट डीजी, अमरीनाल, सिजवाल, दाम सदात। ठीक है, फिर सेकेंड टॉपिक आता है अपना सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। मैच्योर हड़प्पा जो था, जैसे जैसे अर्ली हड़प्पा जब डेवलप होता गया तो वो मैच्योर हड़प्पा की कैटेगरी में आ गया, तो वो बताया। फिर डाइट्स बताए मैंने। फिर हमने बोन्स की जो फाइंडिंग्स हमें मिली थी उसका मतलब हमने किस चीज़ से रिलेट किया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया है। आपको एक बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके जो मेन जो सब टॉपिक्स थे, जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या उन्होंने मतलब क्या क्या यूज़ करते थे और हमें एविडेंस कहाँ से मिले इन सब चीज़ों के, वो भी मैंने बताया। जैसे टेराकोटा मॉडल्स हमें मिले थे चौलिस्तान बनावली जो हरियाणा में है, प्लग्ड फील्ड कालीबंगन से मिला था हमें, एंड बहुत सारी एविडेंसेस मिले थे जिससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हाँ यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, फिर हमारा तीसरा टॉपिक आता है मोहनजोदारो, जो अर्बन सेंटर था। ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, ठीक है, मतलब कैसे सेटलमेंट था वहाँ पे, फिर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जो मतलब वहाँ पे जो अंदर जो घर बने हुए थे वो किस टाइप के बने हुए थे, उसके मैंने मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो बस एक बार पढ़ लिया तो ख़त्म। ठीक है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सिटाडल और लोअर टाउन के बीच जो है डिफरेंस करके बताया है कि सिटाडल जो था वो स्मॉलर था बट जो था थोड़ा हायर साइड पे, ऊपर साइड पे था। ठीक है, जो लोअर टाउन था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था बट लोअर साइड पे था। ठीक है, जो बिल्डिंग्स थी सिटाडल पे वो जो है वो ब्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना करती थी, वहीं पे जो लोअर टाउन की जो सिटीज़ थी वो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स बनती थी वो जस्ट एक फाउंडेशन के ऊपर बन जाया करती थी। ठीक है, एक वॉल बनी रहती थी सिटाडल और लोअर टाउन के बीच में जो सेपरेट किया करता था सिटाडल और लोअर टाउन को। सिटाडल में हमने देखा कि कौन कौन से 2 मेन स्ट्रक्चर, एक तो वेयर हाउस के बारे में बताया, एक ग्रेट बाथ, और भी बहुत सारे क्या नाम है स्पेशल स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, बट अपन के एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 दिए गए हैं तो अपन 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, वही मुश्किल पड़ा हुआ है। फिर ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस मतलब हमें ये पता करना है कि उस सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे, वो हमें कैसे फाइंड आउट किए। हमने बरियर्स को स्टडी किया, हमने लग्जरी आइटम्स को स्टडी किया। ठीक है, तो उससे हमें पता चला कि हाँ कि हमें ऊंच नीच का भेदभाव में नज़र नहीं आता, यहाँ पे डिफरेंसेस हमें नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे बरियल्स में हमने पता चला कि वो लोग जो है एक गड्ढा खोद दिया करते थे और उसके आसपास जो है वो ईंट से और जो होलो स्पेस जो करती थी वो जो है उसको लाइन अप कर दिया करते थे ब्रिक से। ठीक है, और उसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब जैसे अपन ने पिरामिड में देखा कि मतलब बहुत एक्सपेंसिव गोल्ड वाली चीज़ें लोग मतलब उसके साथ रख दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव किया करते थे। वैल्यूबल चीज़ें थी, बर्तन हो गए, शेविंग आइटम भी हो गए, शेविंग जो क्या नाम है आइटम होते थे वो भी रख दिया करते थे। ठीक है, ग्रेन्स वगैरह भी रख दिया करते थे ताकि उन्हें अगले जन्म में कोई दिक्कत ना आए। बट ऐसा हमें कुछ हड़प्पा वहाँ पे अपन को देखने को मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं रखा करते थे। अब लग्जरीज से भी हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या डिफरेंसेस मौजूद था कि नहीं। जैसे कुछ हमें डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट मिले थे, कुछ लग्जरीज के आइटम्स मिले थे। ठीक है, डाउट एक तो हो गया बरियल्स, दूसरा हो गया आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो उससे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प मिली कि किस तरीके से हड़प्पन सोसाइटी थी।
फिर आते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है कि पहले क्या था, हेड ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या है, चानूदारो, फिर वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते थे, किस तरीके से मटेरियल्स, अब बीड्स, जैसे बीड बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सा कैसे मटेरियल इस्तेमाल होता था, फिर उसको बनाने की टेक्निक क्या थी, किस तरीके से बनाते थे, कौन सा शेप होता था वो भी लिख दिया, और फिर डेकोरेशन कैसे क्या करते थे वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब टेक्निक्स बताया कि वो जो बीड्स जो थी वो किस तरीके से बना करती थी वो मैंने बता दिया। फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो इन सेंटर्स को कैसे, प्रोडक्शन ऑफ सेंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, तो ये प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेंटर्स कैसे फाइंड आउट किया करते थे कि हाँ सबसे ज़्यादा यहीं पे ही जो है प्रोडक्शन होता था, वो होता था वहाँ पे वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे उनको फाइंड आउट करके कि हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट मिला, यानी कि सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो प्लेस है वो यही है। ठीक है, डिस्कार्टेड वेस्ट मटेरियल मिल गया तो उनसे हम पता कर लिया करते थे कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था। अब मटेरियल स्ट्रेटजीज़, हमें क्या नाम है, अब हमें मटेरियल जो है कहाँ से, भाई इतना बना तो लिया हमने नेकलेस वगैरह, पर ये आ कहाँ से रहा है मटेरियल, सब इंडिया में तो मिल नहीं जा रहा होगा, है ना कहीं से तो इम्पोर्ट भी हो रहा होगा ना। तो जो है ये लोग शेल्स वगैरह, जैसे मैंने लिखा है शेल्स नागेश्वर बालाकोट, शेल्स यानी कि शंख जो है वो कहाँ मिलेंगे अपन को, जनरल सी बात है कोस्टल एरियाज़ में, जहाँ समुद्री इलाका है वो रेत की जगह पे अपन को शेल्स मिल जाते हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट जो है वो कोस्टल रीजन में, तुम एक बार मैप चेक करोगे तो कोस्टल रीजन जो वहाँ का अरेबियन सी का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे ये शेल्स मौजूद हैं, मिल जाते थे। लापिस लजूली जो है शॉर्तुकई अफ़गानिस्तान में मिलता था, कैरनेलियन लोथल में मिलता था, और स्टीटाइट जो है सदर्न राजस्थान और नदर्न गुजरात में मिल जाया करता था। तो ये मैंने बताया और कहाँ से क्या क्या मिलता था। ठीक है, फिर हमारे ट्रेडिंग कैसा था, हर्बल सोसाइटी का जो था ट्रेडिंग कैसा था तो वो मैंने बताया है। ओमान से कैसा था, मेसोपोटामिया से कैसा था, ज़्यादा मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। अब एक मैं थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी का पैराग्राफ भी उसमें ऐड कर दूंगी, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसमें आई थिंक ऐड नहीं किया है नोट्स में, तो वो मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगी। फिर सील स्क्रिप्ट्स और वेट्स का भी डिस्क्रिप्शन मैंने जो है दिया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सील्स को एनिग्मेटिक क्यों कहा जाता है, तो वो रीज़न्स वही हैं कुछ बहुत सारे, तुम्हें क्या नाम है, एक रीज़न ये होता है कि लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हुआ करती थी, और जो था वो साइंस का इस्तेमाल किया करते थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, इसलिए हम उसे एनिग्मेटिक सील्स। अगर एमसीक्यू पे आए कि एनिग्मेटिक क्यों बोला जाता है तो आप बस यही आंसर लिखोगे कि अनडिसाइफर्ड था। ठीक है, अभी तक नहीं खुलासा हुआ है कि उसमें आखिर लिखा क्या है हम लोगों ने, तो इसकी वजह से वो एनिग्मेटिक सील्स बोले जाते हैं। फिर वेट्स के बारे में लिखा है। फिर एंशिएंट अथॉरिटी कैसी थी, मतलब वहाँ पे मतलब रूलिंग सिस्टम कैसा था, डेमोक्रेटिक था कि डिक्टेटरशिप थी, कैसा था। सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन थे, बस मोस्टली यही बोला जाता था। ज़्यादातर लोगों ने यही माना है कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी उसके यहाँ पे कोई भी रूलर नहीं था। ठीक है, सबकी मतलब सबने अपने अपने ओपिनियंस क्या दिए थे। एक ने दिया था कि सिंगल स्टेट हो सकता है, मतलब कोई एक है, बाकी पूरे कॉन्टिनेंट को वो मतलब जहाँ उसका फैलाव है वहाँ तक वो एक ही राजा जो है रूल करता था। दूसरा क्या नाम है, एक तो बहुत सारे रूलर हो सकते हैं, या तो एक रूलर हो सकते हैं, या तो कोई भी रूलर नहीं हो सकता, सब लोग इक्वल स्टेटस इंजॉय कर सकते हैं। तो यही 3 ओपिनियंस हमें दिए गए थे। ठीक है, फिर आता है कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, सब ने अपनी अपनी अलग थ्योरी दी है। तुम बना देना कि एलियंस ने ख़त्म कर दिया था, बस मत लिखना है, ऐसे मजाक कर रही हूँ। तो मतलब ऐसे ही लिखना कि मतलब बुक में जो लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंजेस था, डिफॉरेस्टेशन था, एक्सेसिव फ्लड्स हुए थे, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, बस यही था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो लिख लेना बस। मैंने जो है ना मेन इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, मैंने वो लिखा है। अब जो है अब आपकी मतलब इसमें योगदान क्या होता है, योगदान ये है कि आपको जो है थोड़ा बड़ा एलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा। तो वो आप तभी कर पाओगे या तो आपने एकदम अच्छे से थरोली रीड किया होगा एनसीईआरटी को। ठीक है, आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा होगा। ठीक है, तो सिर्फ बात ये, अगर आपने लास्ट मौके पे ये नोट्स उठा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लास्ट मौके की बात तो अलग हो जाती है, बट आप अभी आप ले रहे हो तो आप उसको सब कुछ प्रिपेयर करके चलो ना भाई साथ साथ।
ठीक है। तो फिर क्या आता है इस सिविलाइजेशन की, हम लोगों ने आखिर फिर डिस्कवरी कैसे हुई इसकी सिविलाइजेशन की, तो वो कनिंघम का कन्फ्यूजन आ जाता है कि मतलब वो ये मानता था कि जो इंडिया की जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो फर्स्ट सिटीज़ इन गंगा वैलीज़ में जब फर्स्ट सिटीज़ ग्रो होना स्टार्ट हुई थी तब से इंडियन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। उससे पहले मतलब गंगा वैली पे क्या हुआ, मतलब मौर्यन एम्पायर के बारे में बोला जा रहा है कि जहाँ मौर्यन एम्पायर के बाद से ही एंशियंट हिस्ट्री जो है अब इंडिया की स्टार्ट होती है। बट असली में ऐसा कुछ नहीं था, उसे विश्वास करना नहीं था तो ना करे, अपन को क्या असली बाद में पता चल गया ना। तो इसलिए वो कंफ्यूज में था कि भाई आखिर क्या चल रहा है, मतलब ये सील्स, मतलब इंडियन हिस्ट्री तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये सील्स तो पता नहीं कहाँ कौन से ज़माने के मिल रहे हैं भैया। ठीक है, तो इसलिए वो कंफ्यूज था। ठीक है, इसको कन्फ्यूजन में लगे रहने दो, हमें इसका कन्फ्यूजन ही पढ़ना। बताओ क्या यार, मतलब अपन को कन्फ्यूजन भी अपन को रीड करना पड़ रहा है, दूसरे का कन्फ्यूजन भी हमारे लिए पढ़ने का मटेरियल बन गया, देख रहे हो। पर कोई बात नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। फिर न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, फिर कैसे कैसे और भी फिर जैसे जैसे सील्स मिलती गई तो और भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवरीज की और उन्हें मतलब जैसे जैसे सील्स मिलते गए तो उन्होंने और मतलब सोचना मतलब जारी रखा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे यहाँ पे सील्स मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे पक्का कोई सिविलाइजेशन रही होगी। तो उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया कि किसने डिक्लेयर किया, जॉन मार्शन ने, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं उन्हें, कि यहाँ पे पहली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो इन्होंने अनाउंस किया था। ठीक है, ये जो ये ना कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो वो अपनी बुक में टाइमलाइन दिया है, प्लीज़ उसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्या होगा ना, उससे क्वेश्चन ये ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किस मतलब सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी, फिर उसके बाद किसने डिस्कवरी की, फिर उसके बाद किसने डिस्कवरी की। ठीक है, तो वो टाइमलाइन इसी की वजह से अपन को दिया गया, तो वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर जॉन मार्शन ने एक्सकवेशंस किया था, तो उसमें क्या क्या उसने घोटाले किए थे वो लिखा हुआ है। फिर न्यू टेक्निक्स आई थी कि भाई तुम भी जो गलत कर रहे हो, ये बहुत बुरा कर रहे हो, इससे नुकसान और उल्टा हो रहा है। फिर बाद में एक REM व्हीलर नाम की आई, जो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करके हमें किस तरीके से मतलब एक्सकवेशन करना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेटिग्राफी उन्होंने एक तरीके का मतलब उन्होंने मतलब प्रिस्क्राइब किया कि ये होना चाहिए, इस प्रोसेस में हमें खुदाई चालू करनी चाहिए। फिर क्लासिफाइंग अप पीसिंग टुगेदर पास्ट, अब जो पास्ट हमें जो चीज़ें हमें मिली उसको किस तरीके से मतलब क्या नाम है आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक साथ रख के स्टोरीज मतलब हिस्ट्री कैसे फॉर्म करते हैं, तो वो बताया गया इसमें। ठीक है, तो मतलब उन्होंने किस तरीके से हड़प्पन हिस्ट्री को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया फाइंडिंग्स के जरिए, तो वो बताया गया है। क्लासीफाइंग फाइट्स बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है कि किस तरीके क्या नाम है इनको फाइंडिंग्स को एक साथ जोड़ के हिस्ट्री को फॉर्म करते हैं। फिर अब क्या है, इंटरप्रिटेशन भी करना